एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि सोशियोलॉजी का मैं आपको कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। आज हम लेके बैठे हैं सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड बीए थर्ड ईयर के लिए, और वो भी कानपुर यूनिवर्सिटी से। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और आपकी अगर टॉपिक्स मिलते हैं तो आप इसमें वो भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज मैं क्वेश्चन वाइज भी पढ़ाऊँगी और टॉपिक को भी ईजिली आपको समझाऊँगी। यस, हम पेपर सेकेंड आज डिस्कस करने वाले हैं, पेपर सेकेंड ऑफ सोशियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट विद माई नोट्स। यस, अभी आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च। फाइनली मैं आपको स्टार्ट करूंगी सोशल रिसर्च क्या होता है इससे। देखिए, फर्स्ट थिंग, सोशल रिसर्च क्या होता है? टू फाइंडिंग समथिंग अबाउट द पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन। किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में अगर हम बार बार रिसर्च करते हैं तो उसे हम सोशल रिसर्च कहते हैं। और सोशल क्या होता है? सोशल होता है किसी सोसाइटी के बेसिस पे, सोशल थिंग के बेसिस पे अगर हम कोई रिसर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हम बार बार रिसर्च कर रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, कितनी नहीं है, या फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर किसी चीज़ पे अगेन और अगेन रिसर्च की जाए टू फाइंड आउट समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड द सोशल रिसर्च। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन सोशल रिसर्च का। तो फिज़िकल साइंस फर्स्ट। अब फिज़िकल साइंस, सोसाइटी। फिज़िकल साइंस क्या है? जब हम कोई फिज़िकल थिंग्स के बारे में, जैसे कि मैंने अभी बताया वुमेन एम्पावरमेंट, बाकी सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो ये हमारा कहलाता है सोशल रिसर्च। सेकंड कहलाता है हम सोसाइटी के बारे में, लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। अब देखिए, मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया कि सोशल और रिसर्च क्या है। सोशल क्या है? सोशल समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। जब सोसाइटी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब है सोशल। रिसर्च का मतलब है री और सर्च, मतलब अगेन किसी चीज़ को सर्च करना, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन, इट इज़ कॉल्ड सोशल रिसर्च। एग्जाम्पल, पॉवर्टी को देखिए कैसे वो बढ़ रही है, और रिसर्च आप कर देखिए किनशिप पे है, कास्ट पे है, कल्चर पे है, एक्सेट्रा। और अकॉर्डिंग टू द वेलास एंड वेलास, इसकी वेलास और वेलास ने इसकी क्या डिफिनेशन दी है? वेलास और वेलास ने डिफिनेशन दी है कि सोशलॉजिकल रिसर्च रिफर्स टू द स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। जब हम सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जब किसी सोशल बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं या उनके बारे में जानते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? सोशल रिसर्च कहलाता है। बहुत ईजी लैंग्वेज में है, क्या है? सोशलॉजिकल रिसर्च रिफर्स टू द स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर क्या है? हमारा सोशल रिसर्च है। और इसी तरह एक और हमारे सोशलॉजिस्ट हैं, C.A. मॉसेल ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सोशल रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन द न्यू नॉलेज अबाउट द सोशल प्रॉब्लम। जब हम सोशल प्रॉब्लम को जानने के लिए कोई सोशलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हमारा सोशल रिसर्च कहलाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ और एम। कि पर्पस क्या है सोशल रिसर्च का, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और एम क्या है। तो देखिए, पर्पस हमारा है टू सॉल्व आउट वेरियस सोशल प्रॉब्लम। डिफरेंट टाइप के आपके सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स के वेरिफिकेशंस करना, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज को बढ़ाता है सोशल आपका रिसर्च। और रिसर्च हेल्प टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट फैक्ट ऑफ सोसाइटी। कोई सोसाइटी का कोई लेटेस्ट या न्यू फैक्ट आया है, कुछ नया है, उसको रिसर्च करना। और ये क्या करता है सोशल रिसर्च? हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग और सोशल चेंज और सोशल वेलफेयर। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, आपका मेडिकल हो गया, आपका पॉवर्टी हो गया, आपका मेकिंग न्यूज़ लॉज हो गया सोसाइटीज़ में, आपका सोशल ग्रोथ हो गया, आपका सोशल कंट्रोल हो गया, सोशल प्रेडिक्शन हो गया। तो अब देखिए, अब इन सबको अलग अलग थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। आपको पता है वेरियस सोशल प्रॉब्लम फाइंड आउट करना मतलब क्या हो गया। फिर नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स का वेरिफिकेशन, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई पुराना डाटा रखा हो और आप उसको वेरीफाई कर रहे हो दोबारा से, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट हो गया। एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। रिसर्च हेल्प टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट फैक्ट ऑफ सोसाइटी। जब पुराना फैक्ट जो आया था उस टाइम का सिचुएशन कुछ और था, नया फैक्ट आया उसका उस टाइम का सिचुएशन कुछ और है।
लाइक कि आपको फैक्ट्स के आपको वेरीफाई करता है और ज़्यादा कि उसमें नया क्या ऐड हुआ है ये बताता है। हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग के लिए हेल्पफुल है। सोशल चेंज, समाज में क्या चेंज हुआ है। सोशल वेलफेयर, यानी कि वेलफेयर मतलब कुछ अच्छा जिससे समाज का भला हो। एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, या पॉवर्टी के क्षेत्र में क्या हो गया, या फिर आपका एम्पावरमेंट के क्षेत्र में देखिए, आपका बिजनेस देखिए, इसमें तो डिफरेंट है। मेकिंग न्यू लॉज इन सोसाइटी में क्या लॉ है, क्या लॉ हैं नए, उसके बारे में। सोशल ग्रोथ, समाज में क्या आपकी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में। सोशल कंट्रोल, समाज में क्या कंट्रोल्स वगैरह चल रही हैं, कहाँ पे रोक है कहाँ पे नहीं। फिर सोशल प्रेडिक्शन, अब समाज में क्या प्रेडिक्ट हो रहा है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना उसके होने से पहले, तो वो है सोशल। अब आप जब सोशल रिसर्च करेंगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस पर आप अपना प्रेडिक्शन देंगे। सो ये चीज़ें हो गई सोशल प्रेडिक्शन। अब देखते हैं हम स्टेप इन सोशल रिसर्च, अभी क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले हम रिसर्च में जो हो रही है उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब देखिए गरीबी का, पॉवर्टी का आपको इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ये क्राइम रेट इंक्रीज इन इंडिया, उसका इफेक्ट और कॉज क्या है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन क्राइम रेट जैसे साइबर हो गया आपका, और वाइट कवर हो गया, और वाइट कलर हो गया। और उसके बाद अभी देखिए कि मतलब जैसे ये साइबर हो गया आपका, हाँ ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका क्या इम्पैक्ट दे रही हैं, क्या प्रॉब्लम है जिससे आप रिसर्च कर रहे हैं। फिर है रिव्यू ऑफ रेट लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रेटेड लिटरेचर का मतलब हो गया कि लैग पॉइंट कहाँ पे है, जो लिटरेचर पहले लिखी जा चुकी है वहाँ पे लैग पॉइंट क्या है, ड्रॉबैक क्या है। टू एनालिसिस अबाउट एनी प्रॉब्लम, एक तरीके से ये है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्ट। अभी जो रिसर्च है वो किस चीज़ पे हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस हो गई और उसके इम्पैक्ट क्या हो गए, ठीक है, वो क्यों ली गई, या फिर इस पर हम क्यों सर्च कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये सब चीज़ें, फॉर्मेशन कैसे हुई। फिर आपका आ गया नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन और मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब देखिए आप कोई प्रॉब्लम ढूंढ लिया आपने, फिर उसके बाद अब उससे रिलेटेड लिटरेचर पे आप चले गए, फिर उस पर रिसर्च ऑब्जेक्ट क्या है उस पर आप चले गए। उसके बाद में आपका आ गया हाइपोथेसिस। अब उसके बारे में कुछ हाइपोथेसिस आप बनाएंगे कि मतलब क्यों हो रही है, क्या हो रही है, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए एजुकेशन, अभी एजुकेशन आ गया, क्राइम रेट क्या हो गया, इसके बारे में जो आप एक होता है अटेंटिव स्टेटमेंट जो आप पहले से बनाते हैं, इट कैन बी फॉल्स और ट्रू। हाइपोथेसिस हो गया, हाइपोथेसिस मतलब होता है कि आप जब किसी चीज़ के बारे में कोई अजम्पशन लगाते हो और फिर उसको सही है या गलत इस चीज़ का आप पता लगाते हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका हाइपोथेसिस हो जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम और क्लियर करेंगे, इसके इफेक्ट वगैरह भी देखेंगे, अभी हाइपोथेसिस शॉर्ट में ही हमने देख रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका मेकिंग रिसर्च डिज़ाइन, कि मतलब आप रिसर्च का डिज़ाइन कि कैसे आपका रिसर्च आप किस तरीके से करोगे, उसको कैसे एनालाइज करोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे दोगे, ये सब चीज़ें आ गई। फिर नेक्स्ट चीज़ आ गया आपका सिंपलिंग ऑफ डिज़ाइन। अब उसका क्या इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, क्या उसके डोमेस्टिक और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है उस चाइल्ड के ऊपर, और फिर उसका चाइल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सिंपलिंग डिज़ाइन मतलब क्या, कैसे उसका इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हो गई। तो आपको एक बार फिर रिपीट करा देती हूँ क्या है इनमें ये चीज़ें। तो पहले आपका आया स्टेप इन सोशल रिसर्च में आया था सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, लिटरेचर, फिर आपके रिसर्च ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद आपका आ गया हाइपोथेसिस के बाद आ गया मेकिंग रिसर्च डिज़ाइन के बाद आ गया आपका सिंपलिंग डिज़ाइन। ओके, दैट्स क्लियर। सो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट फ्यू सिंपल एंड एनालिसिस ऑन इट। जैसे कुछ सैम्पल्स लेंगे, जैसे पॉजिटिव सैम्प्स हो गए, सेटिस्फाइड सैम्प्स हो गए, नेटवर्किंग सैम्पलिंग हो गए। सैम्पलिंग के भी टाइप होते हैं, प्रोसेसिव सैम्पलिंग होगी, प्रोसेसिव सैम्पलिंग होगी आपकी सैम्पलिंग। सिलेक्ट द फ्यू सैम्पलिंग ऑफ एनालिसिस ऑन द इट। फर्स्ट टाइप हो गया प्रोसेसिव सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड नेटवर्क सैम्पलिंग।
फिर डाटा कलेक्शन आपके दो तरीके से होते हैं, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा होता है, यानी जो आप एक इंडिविजुअल कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा सेकेंड हैंड डाटा होता है। अभी इस पर आपका एक पूरा चैप्टर है। फिर देखिए डाटा एनालिसिस में आ गया आपका एनालिसिस इंटरप्शन, इसमें आ गया मेकिंग ऑफ टेबल डाटा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। टेबल बनाएंगे आप, कोई भी स्ट्रक्चर, ग्राफ, टेबल, ये सब चीज़ें बना के उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी फिर जो आपने हाइपोथेसिस या जो प्रेडिक्शन किया था वो सही है गलत, इस पर आपका टेस्टिंग होगा। कंक्लूजन, फिर आपने क्या उस पर सजेस्ट कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो है सोशल रिसर्च ये कंप्लीट हुआ है। मैं ऐसे शॉर्ट बता रही हूँ, बट हाँ अगर आपने इतना पढ़ लिया है और इसके बाद में आप क्वेश्चन बैंक नहीं भी पढ़ते हो और एग्जाम में जितना मैंने ये बताया है उसको और तरीके से ब्रॉडली डिस्क्राइब करके अगर आप लिख के आते हो तो 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने इसको एक बार डिस्कस कर देती हूँ। देखिए आपका ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिसर्च। अब प्रॉब्लम इन सोशल रिसर्च क्या होगा कि उस टाइम सोशल रिसर्च के टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है द मेरे एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सोशल बिहेवियर मे बी अलर्ट अ वेरी बिहेवियर दैट बीइंग ऑब्जर्व्ड। अगर देखिए आप सोशल रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो फ्रंट में इंसान है वो अपना एक बिहेवियर चेंज कर सकता है। वो सामने वाले का बिहेवियर देख के अपना बिहेवियर थोड़ा सा कुछ अलग इश्यूज़ पे बात करेगा, कुछ अलग बात करेगा, पर चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पीपल अनलाइक फाइल्स और वर्म्स द माउंटेन और एरोप्लेन हैव इमोशंस और मूवीज़ एंड अदर हाई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैरेक्टर। वो आपको एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बल्कि उन चीज़ों को बता सकते हैं या फिर बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसको बता सकते हैं। लाइक तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो इधर उधर की बातें कर सकते हैं, राई का पहाड़ टाइप में ऐसी चीज़ें आपको वो बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन्स ऑफ सोशल बिहेवियर are almost always extremely complex, involving में social, psychological, historical and other fact। तो देखिए क्या है, सोशल बिहेवियर का ऑरिजिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सोशल फिनोमेना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और बहुत ढेर सारी चीज़ें की कॉम्प्लेक्सिंग होती है, मिक्सिंग होती है। तो इसमें एक्चुअल क्या होता है कि इस्टेब्लिशिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हाईली प्रॉब्लमेटिक। अब इसको सेट करना कि इसके कॉज और इफेक्ट क्या हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि हम कई चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू इस्टेब्लिश वाई वाटर बॉडीज़ एंड हाउ फायर बर्न्स एंड बॉम्ब एक्सप्लोर। अब इन चीज़ों को पता लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश द पीपल फॉल इन लव। बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, हमारा फोर्थ पॉइंट है फॉर एथिकल रीज़न इट बिकम डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स के ऊपर कुछ तरीके के एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए वी कैन नॉट डिलिबरेटली मेक यंग बॉयज़ टू स्टे विद द यंग गर्ल्स सेपरेटली फॉर कपल ऑफ द डेज और वीक to test or assess insanity of sex moral or always ready to being taught to them। अब हम कुछ बॉयज़ और गर्ल्स को एक रिसर्च के लिए अलग सेपरेटली नहीं रख सकते हैं। इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़, मतलब आप एक तरीके से काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं एक्सपेरिमेंट में इन सब चीज़ों को लेके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है द सोशोलॉजिस्ट एंड द फिजिकल साइंटिस्ट पार्ट ऑफ द वेरी सब्जेक्ट ही और शी इज़ स्टडिंग। मतलब एक अनलाइक फिजिकल साइंटिस्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट it is therefore very difficult for a sociologist to maintain objectivity or detected attitude toward the own studies। वो अपने एक स्टडीज़ के तौर पे एक अलग ही मतलब एटीट्यूड नहीं रख सकता, उसके साथ में सिमिलर एटीट्यूड रखना पड़ेगा रिसर्च के लिए। ये सब चीज़ें हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है, तो वो कुछ प्रॉब्लम है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा लेक ऑफ द साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च। अब साइंटिफिक ट्रेनिंग की लेक हो सकती है, कमी हो सकती है। फिर सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन टाइमली एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिश डाटा। टाइम जैसे है कैसे वो हो रहा है कि मतलब टाइम के साथ में एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि आप मान लीजिए
कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सोशल रिसर्च में। फिर आप डिफरेंट टाइप लोगों के पास में जाएंगे सोशल रिसर्च करने के लिए। लाइक सोशल रिसर्च के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, तो इसमें जितने लोगों के पास आप जाएंगे अलग अलग टाइम, फिर इनमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, और मेनली विलेज एरियाज़ में ये सब चीज़ें। तो फिर सेकंड है हो गया डिफ़िकल्टी आपका। थर्ड हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड द फ्रिक्शन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आप इतना सोशल रिसर्च में ये सब चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाएंगी। फिर अनकंट्रोलेबल वेरिएबल हो गया आपका। ह्यूमन टेंडेंसी हो गई। टाइम और मनी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आप रिसर्च करेंगे उसमें टाइम भी आपका जाएगा और मनी भी जाएगा। लेक ऑफ कंप्यूटराइजेशन रिसर्च प्रॉब्लम में एक तरीके से आ सकता है आपका। फिर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बिहेवियर अनटिल ऑफ द गिफ्ट इन्फॉर्मेशन। लोग मतलब कुछ ऐसे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन लैक हो सकती है आपके अंदर, कि मतलब आप कम इन्फॉर्मेशन कम ज़्यादा ऐसे हो गया सोशल रिसर्च में, ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो गया उसका। सोशल रिसर्च में देखिए यूटिलिटी मैंने आपको बता ही दी है, बाकी सब चीज़ें हो गई। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकेंड चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। सो लेट्स गो ऑन सेकेंड चैप्टर। सो हेलो गाइस, सेकेंड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सो फर्स्ट ये कि हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर उसकी ऑरिजिन क्या होती है, इम्पॉर्टेंस क्या होता है, सोर्स क्या है हाइपोथेसिस के, और डिफरेंट राइटर्स के इस पे व्यू, और आपका कितने टाइप का हाइपोथेसिस होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो हाइपोथेसिस क्या होता है? देयर आर एग्जिस्ट टू क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गुड हाइपोथेसिस। फर्स्ट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड सेकेंडली इज़ द टेस्टिंग। सो मैं इजी लैंग्वेज में आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ। सो पहले हम जान लेते हैं कि हाइपोथेसिस एक्चुअल में है क्या। सो एक्चुअली यस, मेरे नोट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं नोट्स बनाती हूँ हर चीज़, हर सब्जेक्ट के पास में एक नोट्स मेरा एक हर सब्जेक्ट के बाद में होता है। अगर आप भी चाहें तो आप भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाइपोथेसिस क्या है? अब suppositions or proposed explanation made on the basis of limited evidence or as a starting point for the future investigation। फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब आप कुछ सपोज करते हैं या फिर आप कुछ ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसा ऐसा है तो फिर ये चीज़ें होंगी, ठीक है, कुछ सपोज करते हैं, तो ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। टाइप कितने हैं? टाइप हैं इसके कुछ। फर्स्ट है सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद है आपका लॉजिकल हाइपोथेसिस, एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। एक्चुअल में बताऊं तो हाइपोथेसिस के वैसे तो टाइप बहुत हैं, बट हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट 2 हैं। बट आप 2 नहीं लिख के आने हैं, आपको 2 से ज़्यादा लिख के आने हैं, क्योंकि नंबर वैसे भी बीए में बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं। सो आपको फैक्ट्स अगर आप ज़्यादा देंगे, बड़े लेवल का देंगे, तो एक बार अगर कॉपी जो चेक करता है ना उसको भी लगेगा कि हाँ यार कुछ चीज़ें। सो फर्स्टली फास्ट आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि टाइम है बहुत कम। So let's start. Simple hypothesis. Simple hypothesis is a prediction of the relation between two variables. किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में जब हाइपोथेसिस होती है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई एक वेरिएबल जब किसी चीज़ पे डिपेंड होता है तो वो क्या हमारा सिंपल हाइपोथेसिस। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग शुगर डेली लीड्स टू ओबेसिटी, यानी मोटापे को। चीनी वाले पानी या शरबत पीने से मोटापा बढ़ता है। तो क्या है, शुगर ड्रिंक करने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो एक चीज़ दूसरे पे जब डिपेंडेंट है तो आपका ये क्या हो गया, सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। फिर सेकंड आता है आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है? द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। मतलब 2 और 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट और वेरिएबल जहाँ पे होंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होएगा कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है ओवरवेट एडल्ट who very longitudinally and skull happiness and more likely than other to lose their excess weight and free more regular sense of joy। अब देखिए कुछ लोग हैं जो अपना मोटापा, कुछ एडल्ट हैं जो अपना मोटापा कम करना चाहता है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, यस हाँ, कुछ लोग हैं जो अपना मोटापा कम करना चाहते हैं और उसको कम करने के बाद में उनको एक अलग तरीके का फील और जॉय मिलता है। तो कुछ लोग हैं जो अपने मोटापे से खुश नहीं हैं, वो थोड़ा सा उसको कम करना चाहते हैं जिनसे उनको खुशी मिल रही है। तो इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ हुआ है जिस पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है।
तो सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी हम आते हैं नल हाइपोथेसिस और उसके बाद में आपका होएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर आपको ऐसा नोट्स वगैरह कुछ चाहिए यार तो प्लीज़ मुझे टाइम से पहले आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट आपकी देखती हूँ। सो यस, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, शायद मैंने उसको लिंक करना मैं भूल गया, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसको लिंक कर दूँगी। सो यस, आगे बढ़ते हैं। नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस exists when a researchers believe that there is no relations between two variable or there is lack of information to state a scientific hypothesis. This is something to attempt a disprove or direct. अब इसमें देखिए क्या, जब कोई हाइपोथेसिस होती है, जब कोई रिसर्चर बिलीव करता है कि कोई भी रिलेशन नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस की, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि आप चीनी वाले शरबत पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक तरीके का आपका जो एजम्पशन है ये आपका क्या आएगा, नल हाइपोथेसिस आएगा। उसके बाद हमारा आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका होता है देयर इज वेयर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 enter the scene into the attempt of disprove a null hypothesis. Research will seek to discover an alternative hypothesis. जब किसी चीज़ से इफेक्ट पड़े, एक तरीके से आप ये समझ लो, जब किसी H1 हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को H0 से, H0 और H1, नल H0 और अल्टरनेटिव H1, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप H1 कहीं देख जाओ तो ये मत सोच रहे यार ये क्या है, H1 क्यों लिखा है। सो नहीं, H1 जो है हमारा वो इसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। सही है। नल हाइपोथेसिस जो है उससे आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी चीज़ से, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, सिंपली लैंग्वेज में ये है। सो जैसे ग्रीन टी पीने से आपकी हेल्थ सही रहती है, आपकी बॉडी फिट होती है, ये अगर एक तरीके का हाइपोथेसिस है तो इसके अंदर ये आ गया। अब जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसके भी दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, एक लॉजिकल हाइपोथेसिस, एक एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। अब देखिए लॉजिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। लॉजिकल हाइपोथेसिस वो होता है जब आपका ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक, जब हम लॉजिक के बेस पे कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारा लॉजिकल हाइपोथेसिस होता है। इट इज़ अ proposed explanation processing limited evidence. Generally you want turn a logic hypothesis into a empirical hypothesis, putting on your theories or protections on test. अब आप किसी चीज़ पे जो लॉजिक डालते हो और उस पर लॉजिक लगाने के बाद में उस पर कुछ लिमिटेड एविडेंस भी डालते हो कि यार इन एविडेंस की वजह से आपके अंदर ये लॉजिक आए, ये दिमाग में ये चीज़ें आई हैं, तो वो हो गया। जब इसमें हम आपकी थ्योरीज पुट करते हैं तो ये क्या हो जाती है, हमारी एम्पेरिकल हाइपोथेसिस हो जाती हैं, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ। लॉजिकल थिंकिंग में जब आपकी एक अलग थ्योरी डाल देते हो तो ये क्या हो गया, एम्पेरिकल हाइपोथेसिस आ गया। सो नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। कम टू लाइफ व्हेन अ स्टोरी इज बीइंग पुट टू द टेस्टिंग यूजिंग ऑब्जर्वेशन। जब किसी ऑब्जर्वेशन की यूज़ करके या एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके कोई हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एम्पेरिकल हाइपोथेसिस कहलाता है। इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट एन आइडिया और नोशन, इट इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू some trial and error, prefer arrange around those independent variable। किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो अगर हम एरर या प्रीफेस अरेंज करते हैं, उनके आसपास जो चीज़ें हम मतलब उनके आसपास जो थ्योरीज है या जो हाइपोथेसिस आपकी घूमती है वो एम्पेरिकल हो गई। अब आप एक एग्जांपल देखिए, रोज वाटर विद द लिक्विड विटामिन बी ग्रो फास्टर देन द रोज वाटर विद विटामिन ई। अभी एक हाइपोथेसिस क्या देते हैं कि रोज़ वाटर जो है विटामिन बी के साथ में बहुत जल्दी ग्रो करता है, लेकिन जो रोज़ वाटर जो है वो विटामिन ई के साथ में बहुत धीरे ग्रो करता है इन द कंपैरिजन ऑफ बी। तो जब किसी चीज़ का किसी चीज़ से कंपैरिजन हम करा रहे हैं तो एम्पेरिकल हो गया। एम्पेरिकल के बाद में हमारा आता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन
इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल। ये एक एग्जामिनेशन होता है कि हाँ लाइफ पीरियड ऑफ एनी पर्सन और एनीथिंग, ये हो गया। फिर आपका एक और हाइपोथेसिस आता है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, जिसमें आपका कोई हाँ कि इस डायरेक्शन में जाएगा हाइपोथेसिस, या फिर जिसका कोई डायरेक्शन ना हो वो हाइपोथेसिस। सो हमारा हाइपोथेसिस बहुत टाइप के हो गए भाई। हमारे हाइपोथेसिस कितने टाइप के हो गए हैं, एक हमारा सिंपल हो गया, एक हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारा नुल हाइपोथेसिस हो गया, अल्टरनेटिव हो गया। अल्टरनेटिव के आपके दो पार्ट हो गए, लॉजिकल एम्पेरिकल। इसके बाद में हमारा आ गया एम्पेरिकल के बाद में आ गया हमारा स्टैटिकल हाइपोथेसिस, स्टैटिकल के बाद में आ गया डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल के बाद में आ गया नॉन डायरेक्शनल। सो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस, कि भाई आखिर हाइपोथेसिस आया कहाँ से। तो हाइपोथेसिस जनरली हमारा जनरल कल्चर से आया है, इन विच अ साइंस डेवलप्ड, वो कल्चर जिसमें साइंस हमारा डेवलप्ड हुआ है, कल्चर हमारा आया, उसके पीछे का रीज़न लोग जानने लगे और उसके बारे में समझने लगे, तो वहाँ से आया। उसके बाद साइंटिफिक थ्योरीज में से आया, जैसे आर्यभट्ट लोग आए, तो भाई इन्होंने जब मैथ का कि जीरो की खोज की, जैसे किन्होंने की है भाई, आर्यभट्ट वगैरह ने की है, अभी शायद माइंड पे नहीं आ रहा है। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो ना कि जो खोज हुई है उसके पीछे के जो सोच है वो कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस है। एनर्जी से आई है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस से आई है, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हो गया। इम्पोर्टेंस क्या होती है हाइपोथेसिस, अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है हाइपोथेसिस की, वो एक सेकेंड जरा बताती हूँ। हाइपोथेसिस के इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट देखिए क्या है, एक रिसर्चर हैं जो है कलिलिंगर, इनका पूरा नाम है कलिलिंगर, और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है द प्लान, स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन purporting to answer research questions and control variance। तो कलिलिंगर क्या कहते हैं, कलिलिंगर कहते हैं द प्लान, स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रपोज टू द आंसर रिसर्च क्वेश्चंस एंड कंट्रोल वेरिएंस, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या, हाइपोथेसिस। अभी मैं इसको लिख देती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। सो क्या कहते हैं कलिलिंगर, कलिलिंगर कहते हैं द प्लान, स्ट्रक्चर एंड strategy of investigation and control variance। ये क्या हो गया, ये क्या करता है, हमारा हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट क्या करता है। कलिलिंगर का एक थॉट आप अगर मेंशन कर देंगे तो आपको 1+ पॉइंट्स के चांसेस हैं। तो कलिलिंगर कहते हैं द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर कंट्रोल वेरिएंस, ये कलिलिंगर कहते हैं। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस इसकी देख लेते हैं। सो यस, इम्पोर्टेंस हमारी थी जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर आइज, जनरल इम्पोर्टेंस इन्वेस्टिगेटर आइज। अब वो कैसे इस चीज़ को, हाइपोथेसिस को वो कैसे इन्वेस्टिगेट करता है, इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। फोकस रिसर्च की ज़रूरत होती है, इससे मिलती है, रिसर्च होता है तो फोकस होता है फिर हाइपोथेसिस से। और उसके बाद क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल, हाइपोथेसिस से क्लियर और स्पेसिफिक गोल होते हैं, ठीक है। और लिंक टुगेदर, जो हाइपोथेसिस है वो डिफरेंट तरीके के सोर्सेज को आपको लिंक करना होता है, जिसके बाद में कुछ एक सोल्यूशन निकलता है। और प्रिवेंट ब्लाइंड रिसर्च, एक तरीके से मतलब आपको पता ही नहीं होता है कि सही होना है या गलत होना है, आप बस एक हाइपोथेसिस एक एग्जम्पशन बना लेते हो, जिसके बाद में आपका सही है या गलत ये बाद में आपको पता चलता है। फिर उसके बाद आ गया
गाइडलाइन लाइट, एक तरीके से हाइपोथेसिस आपको गाइडलाइन देता है कि यार इस चीज़ में अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ सही है तो आप उस वे में जाओगे, आपको लगता है गलत है तो आप उस वे में जाओगे। लाइक डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव एक तरीके से जाते हैं। अब इसमें आप जो है आप कुछ व्यूवर्स के कुछ सोशलॉजिस्ट के भी नाम डाल सकते हो, जैसे हमारा आ गया व्यू ऑफ ब्रूस एंड डब्ल्यू ट्रिकमैन। इन्होंने क्या कहा था, रिसर्च बीइंग विद द प्रॉब्लम एंड यूटिलाइज्ड ऑफ बोथ थ्योरीज फाइंडिंग और अराइविंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये कहाँ पे है, आप इजी नोट्स होगा आपके पास में सोशियोलॉजी का, तो उसके पेज नंबर 23 के लास्ट में आपका लिखा होगा व्यू ऑफ ब्रूस एंड ट्रिकमैन। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है ये वाली, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूज ऑफ ब्रूस एंड ट्रिकमैन, इसमें क्या लिखा है, विद प्रॉब्लम एंड द यूटिलाइजेशंस ऑफ द बोथ हाइपोथेसिस फाइंडिंग एंड अराइविंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। उसके बाद ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो नोट डाउन, इसके नीचे जो है कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस में देखिए आपका जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर आइज। चार्ल्स गुड थिंक दैट बाय गाइडिंग द इन्वेस्टिगेशन इन द फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन हाइपोथेसिस सर्व्स इन इन्वेस्टिगेटर्स आइज सीकिंग आंसर टेंडेंसी अडॉप्टिंग जर्नलाइजेशन। उनको एक तरीके से समान रूप से सबको देखना चाहिए, फोकस रिसर्च होना चाहिए, क्लियर स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, लिंकेज होना चाहिए सारी चीज़ों का एक साथ में। प्रिवेंटिंग अ बिल्डिंग रिसर्च भी इसमें पी यंग्स ने जो कहा है वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद गाइडलाइन एक तरीके से होता है। फिर जॉर्ज ए मूले का पर्सपेक्टिव कि ये जो है हाइपोथेसिस जो है आपका डायरेक्ट टू रिसर्च प्रिवेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद में सेंसिटाइज द इन्वेस्टिगेशन कैप्चर, तो फ्रेमवर्क कंक्लूजन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, तो आप ये हाइपोथेसिस पे लिख सकते हो। हाइपोथेसिस आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, मैंने चीज़ें समझा दी हैं, आप बाद में मतलब पूरा चैप्टर फिर एक बार में ऐसे पढ़ के फिर देख सकते हो कि हाँ क्या चीज़ें। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक स्टडी एंड सोशल फिनोमिना। साइंटिफिक स्टडी एंड सोशल फिनोमिना में आता है आपका सोशियोमेट्री और फिर बाकी सब चीज़ें। सो यस, साइंटिफिक मेथड ऑफ फिनोमिना। सो यस, सोशियोमेट्री क्या होती है, द टर्म सोशियोमेट्री रिलेट टू द लैटिन वर्ड एटिम्योलॉजी। सोशियो मीन्स कैंपेन और मेट्री मीन्स अ मेजर। कंपेनियन मेजर जब होता है किसी चीज़ का तो हम उसको क्या कहते हैं, सोशियोमेट्री कहते हैं। सोशियोमेट्री किसे कहते हैं, व्हेन द कंपेनियन मीनिंग ऑफ कंपेनियन मेजर ऑफ एनीथिंग इट इज़ कॉल्ड सोशियोमेट्री। सो जैकोबिन्स मोरेनो ने डिफाइन किया है सोशियोमेट्री एज अ इंक्वायरी टू एंड इवॉल्व द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ग्रुप द पोजीशन एंड इंडिविजुअल विद देम। सो जैकोब ने कहा है कि सोशियोमेट्री जो है एक इंक्वायरी है इवोल्यूशन का और ऑर्गेनाइजेशन का और ग्रुप्स का, जो कि एक इंडिविजुअल के थ्रू की जाती है दूसरों के साथ में। ये हो गया सोशियोमेट्री। फिर आपका और एक है सोशियोमेट्री का एक और फॉर्म है डेफिनेशन, सोशियोमेट्री एक्सप्लोरेशंस रिवील द हाइड स्ट्रक्चर। क्या है आपका, सोशियोमेट्री एक्सप्लोरेशन रिवील द हिडन स्ट्रक्चर दैट गिवन अ ग्रुप इट फॉर्म। जो ग्रुप फॉर्म होता है उसके बारे में बताया गया है। और फिर कहा गया द अलायंस, द सब ग्रुप, द हिडन बिलीफ, the forbidden agenda, the ideological agreements and stars the show। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, सोशियोमेट्री कहलाती हैं। ही डेवलप सोशियोमेट्री विद द न्यू साइंस। किन्होंने, आपके जैकोब ने, इन्होंने सोशियोमेट्री को एक न्यू साइंस से डेवलप किया। ऑल थ्रू द अल्टीमेट पर्पज ऑफ ट्रांसकेंड एंड नॉट साइंस बाय मेकिंग द चूजिंग criteria over the enactic। फिर सोशियोमेट्री was the development सोशियोमेट्री was the development of the sociogram, मतलब सोशियो मेजर, द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ ग्राफिकल इंडिविजुअल्स पॉइंट नोट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड आर्क। तो यह आपका सोशियोमेट्री कहलाता है। विद द सोशियोमेट्री टू मेन ब्रांचेस, सोशियोमेट्री के दो मेन ब्रांचेस होते हैं, एक रिसर्च सोशियोमेट्री होती है, एक अप्लाइड सोशियोमेट्री होती है। और आपकी जो रिसर्च सोशियोमेट्री होती है वो एक्शन रिसर्च ग्रुप के ऊपर होता है। वो अ ग्रुप, दिस ग्रुप डू यू वांट टू सिट बिसाइड योर वर्क, किधर तुम रहना चाहते हो किधर नहीं, ये सब चीज़ें। और आपका ये अप्लाइड क्या होती है, अप्लाइड होती है नेटवर्क एक्सप्लोरेशन
और आपका जब इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स के साथ में होता है तो ये होती है आपकी अप्लाइड होती है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ अप्लाइड और सो यस, ये है आपके एग्जांपल। सोशियोमेट्री हैज़ 2 मेन ब्रांचेस। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर देती हूँ। देखिए, सोशियोमेट्री हैज़ 2 ब्रांचेस ऑफ रिसर्च, सोशियोमेट्री, रिसर्च सोशियोमेट्री एंड अप्लाइड सोशियोमेट्री। बाकी ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। अभी एक बार आप इसको देख सकते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। जितने ये पिंक कलर से अंडरलाइन है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज द सेंट्रल philosophical concept related to the truth which is being various dependent by the source. Generally objectivity means state quality being the ever outside subject individual basis interpretation feeling and imaginations। मतलब कि जब कोई किसी चीज़ किसी की भी फीलिंग होती है या बाइसनेस होती है, और बाइसनेस मीन्स होता है एक तरफा व्यवहार। ठीक है, ये सब चीज़ें ये आपकी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। एम्पेरिकलिज्म भी आप इससे पढ़ लीजिएगा। सोशल इवेंट मतलब जो समाज में इवेंट्स हो रहे हैं उसको कहते हैं सोशल इवेंट। कॉम्प्टे पॉजिटिविज्म आप फर्स्ट पेपर में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड पेपर में भी है। पॉजिटिविज्म को मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो फर्स्ट पेपर में भी है। अगर मैं डालती हूँ इन फ्यूचर फर्स्ट पेपर, अभी तो मैंने डाला नहीं है, चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, बट जैसा रिस्पॉन्स होगा मैं आगे देखूँगी, उससे आप पॉजिटिविज्म भी पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक्चुअल में हो गया रेगुलरिटीज़, एम्पेरिकिज्म, यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट, विजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अब साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, ये देखिए साइंटिफिक मेथड में आते हैं आपके रेगुलरिटीज़। फिनोमेना अकर्स रेगुलर एंड पैटर्न मैनर, वो आपका रेगुलरिटीज़ हो जाता है। एम्पेरिसिज्म हो जाता है डिफरेंट फैक्ट एविडेंस, जो बहुत अलग अलग तरीके से फैक्चुअल जो आपके एविडेंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट के अलग अलग यूज़ हो जाते हैं। ब्लॉक ऑफ थ्योरीज ये हो जाती है। वेरिएबिलिटी हो जाती है आपकी। फिनोमेना मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन वेरीफाइड, जो है बहुत तरीके और डिफरेंट वेरिएबिलिटी में मिलती हैं। वेरीफाइबिलिटी मतलब वेरीफाइड होनी चाहिए बिल्कुल से, ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड। ऑब्जेक्टिविटीज़ मैंने आपको बता दी, मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट बाइसनेस, जो बाइसनेस पे डिपेंड ना हो वो ऑब्जेक्टिविटी हो जाती है। एथिकल में हो गया एथिकल न्यूट्रलिटी, मतलब आपके पास न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, भेदभाव जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर और आपका हो गया कि जनरलिटी, प्रिंसिपल इवॉल्व द थियोलॉजिकल मेथड। जनरलिटी होनी चाहिए आपकी, इवॉल्व होनी चाहिए थ्योरीज़ के ऊपर। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी लॉजिकल भी होती है साइंटिफिक मेथड में। और फिर रिलेटिविज्म मतलब हर चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। स्केप्टिज्म होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिस्टमेटिक रूप से होनी चाहिए, मतलब एक सिस्टम में। पब्लिक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, उसमें पब्लिक की क्या सोच है। तो ये सब क्या हो गया आपकी साइंटिफिक मेथड हो गया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड हो गया, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड हो गया आपका। यस, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है और अभी 39 या 40 मिनट्स का मुझे लगता है वीडियोस आसपास पहुंच गई, तो मुझे इसे फ्रेम करना पड़ेगा। सो हाफ वीडियोस इसमें है, बाकी की हाफ वीडियोस अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर डालूँगी। और यस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको आगे की वीडियोस की नीड है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।